हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास जो है यूपी टेट संबंधित है। तो आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा सेक्शन 50 क्वेश्चनों का है, आज हम उसको शुरू करते हैं। और आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। ये क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है और इम्तिहान में ज़रूर आते हैं। तो हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को करते हैं तो हमारा छोटे वाले क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। तो इसलिए हम छोटे और बड़े दोनों मिक्स करके क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, तथा आप लोग को जो नए हैं वो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, शुरू करते हैं। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किस अंग से होता है? वृक्क से, मस्तिष्क से, हृदय से या फिर यकृत से? तो मानव शरीर में पेसमेकर जो होता है वह किससे संबंधित होता है? तो बताइए आप लोग, पेसमेकर का संबंध किससे होता है? तो पेसमेकर जो होता है वह हृदय से संबंधित होता है। इसमें ऐसे नोड के माध्यम से हम जो है हृदय की धड़कनों की गतियाँ याद माने धड़कनों की गतियाँ जो होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। तो ऐसे नोड के माध्यम से होता है। एक होता है ऐसे नोड, एक होता है एवी नोड। तो ऐसे नोड की वजह से हम पेसमेकर की से हृदय की गति को ज्ञात करते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, अग्न्याशय है, यकृत है या फिर पीयूष ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। आप लोगों का सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी दूसरे में बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वह हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होगी? तो आप लोगों का ये जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त के थक्के के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो विटामिन के आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 6.4 होता है या फिर 7 होता है या फिर 7.4 होता है या फिर 8.2 होता है? तो कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। तो मानव का रक्त कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय? तो क्षारीय होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन होता है, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो प्लीहा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में या फिर हृदय में? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो होता है वह कहाँ पर होता है? वह हमारे बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण होता है। इसके बाद 6वें नंबर क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत को, प्लीहा को, वृक्क को या फिर हृदय को किसको कहा जाता है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वह प्लीहा यानी कि स्पेलिन वाला होता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, फीमर, टिबिया या फिर ह्यूमरस? तो मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वह जांघ की हड्डी होती है, जिससे हम फीमर कहते हैं।
जिसे हम फीमर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। तो 7 का बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्टेपीज जो हड्डी होती है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। तो कान की सबसे छोटी हड्डी मन शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर होती है, जो जांघ पर पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पर होती है। अभी अभी हमने बताया था आप लोगों को कि सबसे छोटी हड्डी वह कहाँ पर पाई जाती है। तो जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने बताया था कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कान में होती है। अच्छा, कान में जो होती है 3 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। ये पहली हड्डी होती है एम, आई और एस। तो एम से जो होता है मैलियस होता है, आई से जो होता है इनकस होता है, एस से जो होता है स्टेपीज होता है। यही 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे कान के अंदर। तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज। तो स्टेपीज वाली जो होती है यह सबसे छोटी वाली हड्डी होती है जो कान के अंदर वाली लेयर में पाई जाती है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। तो बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी से। सर्वदाता की बात की जा रही है यानी कि यूनिवर्सल डोनर की। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ये ओ वाला होता है, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया यूनिवर्सल डोनर यानी कि ओ हो गया। और रिसेप्टर जो होता है वो कौन सा होता है, वो ए बी होता है। रिसेप्टर ए बी होता है, रिसेप्टर जो होता है वो ए बी होता है। और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा, ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता है और जबकि इसमें एंटीबॉडी होता है इस वाले में। तो आप लोगों का राइट आंसर ओ वाला हो जाएगा। सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, अभी अभी हमने बताया था कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो होता है वह ए बी ही होता है। तो इसमें भी क्या होता है, रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जैसा कि अभी बताया है। तो आप लोगों को राइट आंसर जो है वो ए बी वाला हो जाएगा, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का श्रवण जो होता है किस ग्रंथि से होता है, यकृत से, अग्न्याशय से, थायराइड से और पीयूष ग्रंथि से। तो कहाँ से होता है भाई, आप लोग अपने अपने दोस्तों को फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लास पर आ सकें। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, इससे हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग फटाफट इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ। अब चलिए आंसर इसका बताते हैं। इंसुलिन का श्रवण जो होता है कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का श्रवण बताइए आप लोग फटाफट से, इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है। इंसुलिन का श्रवण जो होता है वह अग्न्याशय से होता है, इंसुलिन का श्रवण। अच्छा, अग्न्याशय में इंसुलिन की कमी अगर हो जाती है, अगर इंसुलिन का श्रवण कम हो जाता है तब हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह नामक रोग होता है जिसे हम शुगर कहते हैं। और इसकी अधिकता हो जाती है तो जो है एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंसान को वॉशरूम वगैरह अधिक मात्रा में जाना पड़ता है। तो यह जो होता है लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। एक अल्फ़ा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। तो पैनक्रियाज में 3 प्रकार की सेलें पाई जाती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अल्फ़ा वाले से जो होता है वह ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करता है और बीटा वाले से जो होता है वह इंसुलिन का श्रवण करता है, इंसुलिन का श्रवण करता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह अग्न्याशय वाला राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि आंसर नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी हमने जैसा कि बताया था, तो अब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह नामक बीमारी होती है। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। अभी मैंने बताया था। हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन है, मानव रक्त में किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन एवं परिसंचरण। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या हो जाता है, तो वह उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि यूरिन को पास करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किडनी का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, उत्सर्जन। अच्छा, खून को शुद्ध करने का भी कार्य किडनी का ही होता है। जो फिल्ट्रेशन का कार्य करता है वो किडनी ही करता है। अगर किडनी डैमेज हो जाती है तब इंसान को डायलिसिस कराना पड़ता है। किडनी के डैमेज होने से ही डायलिसिस इंसान कराता है, तब जाकर उसका रक्त जो है फिल्ट्रेशन की वजह से साफ़ होता है। लेकिन यह क्रिया 3 से 4 या 5 बार होता है, इसके बाद फिर इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन इस बहुत ज़्यादा बार ये नहीं हो पाता है। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, वह उत्सर्जन का कार्य होता है, जो वृक्क को छानकर मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अच्छा, मूत्र की मात्रा कितनी होती है, एक दिन में एक व्यक्ति कितनी मात्रा जो है मूत्र की बाहर निकालता है एक दिन में, तो वह मात्रा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। इसके बाद होता है वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है। न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है, एक्सान होती है या फिर डेंड्रॉन होती है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बताइए। वृक्क की कार्यात्मक इकाई जो होती है वह नेफ्रॉन होती है, यानी कि आंसर नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें प्रत्येक वृक्क में लाख सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, आप लोगों से जो अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि मूत्र एक इंसान कितने दिन में माने कि कितनी मात्रा निकालता है, तो वह 1 से 1.5 लीटर तक एक दिन में यूरिन पास करता है, जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को बनाए रखता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर थैलेमस। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम या फिर सेरिब्रम। क्या हो जाएगा आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेरिबेलम, यानी कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन होता है, हमारे नेक्स्ट नंबर का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एवं गोल्गी कायवा, लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि आंसर नंबर बी वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया से जो है एटीपी का निर्माण करके हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका कार्य जो होता है वो ओटीपी के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लाइसोसोम को कोशिका की क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री, आत्मघाती थैली या फिर नियंत्रण या फिर रसोई घर, इसको क्या कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम जो होता है वह पाचक एंजाइम से भरे होते हैं और कोशिका का क्षतिग्रस्त होने पर या फटकर उसको नष्ट कर देते हैं। और नष्ट होने की क्रिया जो होती है वह कहाँ पर होती है, तो आत्मघाती थैली में ही होती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम की कोशिका जो होती है आत्मघाती थैली कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक और गोल्गी कायवा। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में। इसके बाद जो होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसी में प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और इसमें आरएनए, डीएनए से आरएनए
इनका फॉर्मेशन होता है। कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की हुई थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने और स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम ये रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, यानी कि आप लोगों का बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक साहब ने जो है मृत कोशिका की खोज की हुई थी। इसके बाद जो है उसमें मृत कोशिका की खोज की थी। तो ल्यूवेनहॉक ने जो है वह जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांतों की खोज की थी। तो आप लोगों का ये जो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था, क्योंकि इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था और ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका को खोजा था। लेकिन आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 1665 ईस्वी में कार्क की पतली काट में मृत कोशिका को खोजा गया था, यानी कि आप लोगों का ये जो रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 ईस्वी में इसको खोजा था। तो आप लोग इसको ये सन वाला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कब खोजा था हो सकता है मैचिंग वाले में ये सन पूछ लिया जाए, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की हुई थी? तो रॉबर्ट हुक ने की हुई थी, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने की हुई थी, या फिर विर्चो ने की थी, या फिर कुंजे ने की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने की हुई थी। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया हुआ था, 1831 ईस्वी में इसको किया हुआ था। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है वह हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों जो ये काइटिन होता है, ये काइटिन कवकों की कोशिका भित्ति होती है, यानी कि कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की बनी होती है, और पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद जो ये फंगस वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी कि फंगस की कोशिका भित्ति जो होती है वह ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, तो किसकी? फंगस की। लेकिन आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पादप की कोशिका पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेल्यूलोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है, जैसा कि अभी बताया था हमने, काइटिन की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आनुवंशिकी के पिता जो है किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता जो है हमारे मेंडल साहब को कहा जाता है। इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आनुवंशिकी के पिता जो हो जाएगा वो मेंडल वाला हो जाएगा। और 5 जगत वाला जो हो जाता है वह किसने दिया हुआ था? तो वह जो है व्हिटेकर साहब ने दिया हुआ था। और प्राकृतिक संबंधी जो होता है वो डार्विन साहब ने दिया हुआ था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, मानव कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं मानव कोशिका में? तो 42 है, 46 है, 44 है और 48 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 46 जोड़ी गुणसूत्र हो जाएगा। मानव कोशिका में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, उसके बाद इसमें कुल माने 23 जोड़ी जोड़े में होता है, उसके बाद कुल जो होता है वो 46 जोड़ी होता है। 22 जो होते हैं वो गुणसूत्र जो होता है सेमली होते हैं, और स्त्री और माने कि फीमेल और मेल में जो होता है वो 22 जोड़ी गुणसूत्र एकदम फीमेल होता है। इसके बाद जो होता है एक गुणसूत्र जो होता है वह हमारे सेक्स को प्रदर्शित करने के लिए होता है, मतलब कि फीमेल है या फिर मेल है, इसलिए एक जोड़ी गुणसूत्र वो भी होता है। इसलिए हम टोटल मिलाकर 46 गुणसूत्र हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा है, डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया हुआ था? मेंडल ने, वाटसन ने, किक ने, मॉर्गन ने या फिर खुराना ने? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया हुआ था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हमारा वाटसन एवं किक साहब ने दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भी बी वाला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पादप विज्ञान यानी कि प्लांट बायोलॉजी से संबंधित है। तो पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर कार्टेक्स के द्वारा? तो हमारा
पौधों में जल का जो परिवहन होता है, जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है, और पौधों में फलों का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होगा, और जल का परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। आप जाइलम जो है जड़ों से पानी और खनिज लवणों की पत्तियों तक ले जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों से निर्मित भोजन का परिवहन, जैसा कि हमने भी बताया था कि भोजन वाला है तो वह फ्लोएम के माध्यम से होगा, यानी कि जल जाइलम से, फ्लोएम फल फ्लोएम से ही होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2, O2, N2 तथा हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो वह O2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारी बाहर निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के, क्लोरोफिल के, एंथोसाइनिन के, या फिर लाइकोपीन के? तो पत्तियों का हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है और तांबा है। तो आप लोगों का ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा वाला हो जाएगा इस लोगों का? तो आंसर नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम जो है वह पाया जाता है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लोरोफिल अणु की संरचना में मैग्नीशियम केंद्रीय परमाणु होता है, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन व साइटोकाइनिन। तो पादप फलों को पकाने के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वह एथिलीन जो होता है फलों को पकाने का काम करता है, यानी कि आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी पर हम फल को पकाने का कार्य करते हैं। यह एक गैसीय हार्मोन होता है, यह एक गैसीय हार्मोन होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बौने पौधे को लंबा करने के लिए किस पादप हार्मोन्स का प्रयोग होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इब्सिसिक अम्ल व एथिलीन। तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा वाला हो जाएगा? तो आप लोगों का सही आंसर जो हो जाएगा ये भी बी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जिब्रेलिन जो होता है वह पौधों को लंबा करने का कार्य करता है, तो आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और साइटोकाइनिन जो होता है वह जो है विभाजन का कार्य करता है, यानी कि शाखाएं निकालता है, वह जो है पौधों में शाखा को निकालता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? वह साइटोकाइनिन हो जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जिब्रेलिन जो होता है पादप हार्मोन्स की वृद्धि को दूर करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो बैरोमीटर होता है, पोटोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर या फिर ऑक्सीनोमीटर। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला जो यंत्र होता है वह जो होता है, आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला, यानी कि पोटोमीटर के द्वारा हम वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पौधे में वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, कैस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर और लैक्टोमीटर। तो पौधों में वृद्धि को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका नाम होता है कैस्कोग्राफ होता है, यानी कि बी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाता है। पोटोमीटर को तो अभी हमने पढ़ा था, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए होता है पोटोमीटर, और पौधों की वृद्धि को मापने के लिए कैस्मोग्राफ, यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जैसे मृदा में उगते हैं वहाँ किसकी कमी होती है? तो कार्बन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की या फिर पोटेशियम की। तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, जैसे कि हमारा ड्रासेरा हो गया और पिचर प्लांट हो गया, ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो ये नाइट्रोजन की एक कमी होगी, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तब ये कीटभक्षी पौधे वहाँ पर उगते हैं, जिसमें पानी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे उनका भक्षण करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वह विटामिन और डिजीज़ से संबंधित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन, रेटिनॉल या फिर एस्कॉर्बिक या डी वाला क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो हमारा विटामिन ए जो हो जाएगा वह रेटिनॉल वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थायमिन जो होता है या विटामिन बी का होता है, एस्कॉर्बिक जो होता है वह सी का होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए वाला वह रेटिनॉल हो जाएगा। अच्छा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो होता है वह नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या हो जाएगा? दूध, सेब, आंवला और गाजर। तो आप लोगों का जो राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी के लिए यह होता है आंवला। इसका रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो वह आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा आंवला वाला, इसमें क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि खासकर खट्टे फलों में होता है। यह जैसे नींबू में हो गया और आंवले में हो गया, इन सभी में सी पाया जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी और विटामिन डी। तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, जो मसूड़े इत्यादि में हो जाता है। इससे मसूड़ों का फूलना, उससे खून निकलना, ये सभी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी से चर्म रोग यानी कि विटामिन बी की कमी से बी कोबालामीन हो जाता है, और डी से जो होता है वह सूखा रोग हो जाता है। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा विटामिन सी वाला। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में हमें जो है विटामिन डी वाला प्राप्त होता है, यानी कि विटामिन डी। आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए है, बी है, सी है और डी है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वह रिकेट्स नामक रोग होता है, यानी कि आंसर नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस रोग में जो होता है हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों में कुपोषण जैसे शिकार होने लगते हैं, इसीलिए इसे रिकेट्स रोग कहा जाता है। तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें बच्चों को धूप में लेटाने पर यह मात्रा पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है B1 से, विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से। तो किससे होता है? बेरी बेरी जो रोग होता है वह विटामिन B1 से होता है। तो विटामिन B1 से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। ए से रेटिनॉल होता है, सी से एस्कॉर्बिक होता है, डी से रिकेट्स होता है। तो इसकी B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र जो होता है वह प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहा में, आयोडीन में, कैल्शियम में या फिर फास्फोरस में। तो ग्वाइटर रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो ग्वाइटर रोग जो होता है वह आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। जो गलगंड होता है, यानी कि जो गले के पास सूजन आ जाती है थायराइड के पास, वहाँ पर आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन से, आयरन से, कैल्शियम से या फिर जिंक से। तो एनीमिया यानी कि B12 जो रोग होता है वो लोहे की कमी से होता है। तो रक्त अल्पता यानी कि B12 जो होता है वह कैल्शियम आयरन की कमी से होता है, यानी कि B12 जो होता है वह लोहे की कमी से होता है। तो लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन कम बनेगा, जिससे हमें एनीमिया हो जाती है, जैसे पेट दर्द में, कमर दर्द में और हाथ पैर में झंझनाहट, जैसे नोरोबियान फ्रूट लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थैलेमस और बैरोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो होती है वह किसके माध्यम से नापी जाती है? तो वह लैक्टोमीटर के माध्यम से नापी जाती है, यानी कि बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तब तक साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि यह चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा या फिर विब्रियो, किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया जो रोग होता है वह प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, पैरासाइट इनके कारण होता है। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और एंट अमीबा जो होता है, एक एंट अमीबा जिजीवलिस होता है जो मसूड़ों में होता है, और एक एंट अमीबा हिस्टोलिट का होता है जो
आंत में होता है जिसका कारण पेचिस हो जाता है, तो हम एंड अमीबा हिस्टोलेट का पेचिस का कारण बनता है। इसके बाद टीआरपी नोमोसोमा जो होता है या सीसी मक्खी के कारण पे होता है, या सीसी मक्खी के कारण होता है ये वाला रोग। और विब्रियो जो होता है ये जीवाणु होता है जो कामा के आकार का, ऐसे ऐसे कामा के आकार का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया हुआ था? तो हैकले ने, टांसले ने, ओडम ने या फिर डार्विन ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है वह है बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ए.जी. टांसले ने किया हुआ था। तो ए.जी. टांसले ने किया हुआ था, राइट आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो है 1935 में ए.जी. टांसले ने सर्वप्रथम किया हुआ था। उसके बाद किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या फिर अपघटक। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कौन होते हैं? तो वह शाकाहारी होते हैं, यानी कि आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्पादक जो होते हैं वे हरे पेड़ पौधे होते हैं और उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, और द्वितीयक वाले में मांसाहारी हो जाते हैं। तो इसमें प्राथमिक पूछा गया है इसलिए वो शाकाहारी होते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? थियोफाइटस को, अरस्तु को, लैमार्क को या फिर लिनियस को। तो आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है हम अरस्तु साहब को कहते हैं, यानी कि आंसर नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफाइटस को, लिनियस को या फिर प्लिनी को। तो फादर ऑफ द बॉटनी यह किसको कहा जाता है, या थियोफाइटस को कहा जाता है? इसमें बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। थियोफाइटस जो है 500 प्रकार की पुस्तकों, 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है सिर्फ एक पुस्तक में। थियोफाइटस साहब ने एक पुस्तक में जो है 500 पौधों का वर्णन किया हुआ था। अच्छा, पेनिसिलिन नामक प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज किसने की हुई थी? लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर ने या फिर फ्लेमिंग फिर रॉबर्ट कोच ने। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल था जो हम आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।